Maintenance of proper body mechanics. So today's revision class is on this topic. Introduction. Clinical nursing requires coordinated efforts of musculoskeletal and nervous system and therefore involves body mechanism. It includes the how and why of using various muscles of our body in a more coordinated manner so that it involves integrated functioning and efficient use of the skeletal system, muscular system and the nervous system as a machine. So first of all we are going to discuss about कि ये मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम जो है कैसे इन्वॉल्व है इसमें और कैसे हम बॉडी मैकेनिक्स को मेंटेन कर सकते हैं और क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है अपने बॉडी फंक्शनिंग को मेंटेन करके रखना, अदरवाइज़ इट विल हार्म अस इन मैनी वेज, और कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी फंक्शनिंग को और प्रॉपर यूटिलाइज़ कर सकते हैं time and economy and your body functioning. First of all, definition. Body mechanics is the coordinated effort of the muscular, skeletal and nervous system to maintain balance, posture and body alignment during lifting, moving, positioning and performing activities of daily living. जब भी आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, you have to maintain your posture and balance. Balance अगर बिगड़ जाएगा बॉडी का, you can meet to injuries. और अगर आप लिफ्ट कर रहे हो या फिर मूव कर रहे हो कोई चीज़ या कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको अपनी पोजीशन का, अपने अलाइनमेंट का, बॉडी पोस्चर्स का ध्यान रखना चाहिए. देयर आर सम पर्पसेस ऑफ मेंटेनिंग प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स. यूज़ ऑफ प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स इन टर्म्स ऑफ पोस्चर एंड अलाइनमेंट. पोस्चर और अलाइनमेंट में जो आपके बॉडी पोस्चर्स हैं वो कैसे हेल्पफुल हैं. रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ इंजरी टू द मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम. इंजरी होने से बचाते हैं मस्कुलर स्केलेटल की. फैसिलिटेटिंग बॉडी मूवमेंट विदाउट मसल स्ट्रेन एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ मसल एनर्जी. बॉडी मूवमेंट भी हो जाए और ज़्यादा आपको स्ट्रेन भी ना लगे और एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट ना हो. मेंटेनिंग एडिक्वेट मसल टोन, दस कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू बैलेंस ऑफ द बॉडी. ऐसे मसल टोन होनी चाहिए, आपका जो मसल एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिससे आपको कॉन्ट्रैक्चर्स भी ना हो और आपका बैलेंस जो है बॉडी का वो बना रहे. प्रिवेंटिंग फटीग एंड डिफॉर्मिटीज़, एग्जांपल काइफोसिस, लॉर्डोसिस एक्सेट्रा. तो ये जो आपकी डिफॉर्मिटीज़ होती है स्पाइन की, जिसमें आपके कर्वेचर्स जो हैं, स्पाइन कर्वेचर वो डिफॉर्म हो जाते हैं, जैसे कि काइफोसिस, लॉर्डोसिस हमने बहुत जगह पढ़ा है. तो ये डिफॉर्मिटीज़ होने से हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हमारा पॉस्चर जो है वो सही है. Promoting physiological functions of the body as it aids in circulation and digestion. और अगर आप सही बॉडी पॉस्चर मेंटेन करते हो तो आपके फिज़ियोलॉजिकल फंक्शन भी अच्छे रहते हैं, डाइजेशन वगैरह और जो सर्कुलेशन है वो भी सही रहेगा. रिड्यूसिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर. आपका एनर्जी जो कंजम्पशन है वो कम होगा. फैसिलिटेटिंग एस्थेटिक वेलबींग इन टर्म्स ऑफ फिज़िकल फिटनेस एंड शेप. आपको फ़िज़िकली फ़िट रहने में भी और शेप में रहने में ये बॉडी पॉस्चर्स जो हैं विल बी हेल्पफुल अगर आप बॉडी मैकेनिक्स पूरा मेंटेन करके रखते हो. देयर आर सम टर्मिनोलॉजीज़ वी विल यूज़ इन बॉडी मैकेनिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, बॉडी अलाइनमेंट. बॉडी अलाइनमेंट refers to the positioning of joints, tendons, ligaments and muscles while in standing and sitting and lying position. So आपका जो बॉडी अलाइनमेंट है उसमें क्या है, आपको पोजीशन में रखना है जो भी आपके बॉडी पार्ट्स हैं, जो आपके जॉइंट्स हैं, टेंडन्स, लिगामेंट्स, मसल्स हैं, उनको आपको एक सही पोजीशन देनी है. बॉडी बैलेंस. बॉडी बैलेंस refers to a state of the body achieved when the center of gravity is balanced over a wide stable base of support and vertical line falls from the center of gravity through the base of the support. सो हमें बैलेंस मेंटेन करके रखना है. इसमें क्या होगा, आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बहुत प्रोमिनेंट है. वाइड बेस प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है मेंटेन रहे और आप बैलेंस रहे. जब आप पैरों में थोड़ा गैप होता है, थोड़ा खोल के पैर खड़े होते हैं, तो तब आपका जो पॉस्चर है और जो आपका बैलेंस है वो अच्छा रहता है. अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, कोई भी भारी चीज़ उठानी है
तब ऐसी कंडीशन में यू हैव टू stable your balance, body balance. Posture refers to the position of the body in relation to the surrounding space. It is the relationship of various body parts at rest or any phase of activity. So posture is very important. जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हो, आपके बॉडी पार्ट्स में भी आपके बॉडी पार्ट्स के लिए भी पोस्चर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप स्ट्रेट नहीं रखोगे आपकी स्पाइन को, तो देर आर चांसेस ऑफ गेटिंग स्पाइनल डेविएशन इन स्पाइनल कर्व्स. और अगर आप झुक के खड़े होते हो तब भी आपके स्पाइन पे इफ़ेक्ट करता है. इवन contractures can occur also. So you have to maintain your posture while doing any kind of activity. Mobility is a person's ability to move about freely owing to his or her voluntary motor and sensory control of the body regions. और mobility is जब आप move करते हो, that is mobility. कितना movement आप freely कर पा रहे हो. immobility क्या है, जब आप एक एरिया पे कन्फाइन हो और वो जो आपका बॉडी पार्ट है या फिर उस एरिया से आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, अपनी पोजीशंस को जो है चेंज नहीं कर पा रहे हो अपने आप से. बेड रेस्ट इज़ एन इंटरवेंशन इन विच द क्लाइंट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू द बेड फॉर थेरेप्यूटिक रीजंस. बेड रेस्ट में क्या होता है, आप क्लाइंट को बोलते हो कि इसको परमानेंट बेड पे रहना है जब तक प्रिस्क्राइब किया गया है. पेशेंट किसी रीज़न की वजह से बेड से आउट नहीं हो सकता. ऐसे फॉर थेरेप्यूटिक और ट्रीटमेंट के रीज़न से हम पेशेंट को बोलेंगे कि बेड पे रेस्ट करना है. वेट इज़ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी बाय ग्रेविटी. वेट जो है वो फोर्स है जो आपकी ग्रेविटी से निकलती है और आपकी बॉडी पे एक्सर्ट होती है. तो फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट अकर्स इन अ डायरेक्शन टू अपोजिट मूवमेंट. जो भी आप कोई मूवमेंट कर रहे हो, अगर आपको कोई उस मूवमेंट से खींच रहा है तो वो फ्रिक्शन लगा रहा है. ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में. Anatomical position refers to the position where the individual stands erect, facing the observer, with feet on the floor and the arms placed at the sides and the palms of the hands turned forward. Mainly इस anatomical position में क्या है, आप व्यूअर या फिर ऑब्जर्वर को फेस करके खड़े हो और आपके बॉडी पार्ट्स इन अलाइनमेंट्स में हैं. एंड दिस इज़ योर बॉडी प्लेन. इसमें एनाटॉमिकल पोजीशन है आपकी. इसमें आप सजाइटल प्लेन देख सकते हो, कोरोनल प्लेन देख सकते हो और ट्रांसवर्स प्लेन देख सकते हो. देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग बॉडी मैकेनिक्स. मसल टोन. कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. फर्स्ट, मसल टोन. मसल टोन क्या, इट्स नॉर्मल स्टेट ऑफ बैलेंस मसल टेंशन दैट इज अचीव्ड बाय ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन विदाउट एक्टिव मूवमेंट ऑफ नेबरिंग फाइबर्स एज of a specific muscle group. This helps a body part to be maintained in a functioning position without muscle fatigue. So muscle tone क्या होती है, इसमें ऑल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता रहता है. जो बाकी के आसपास के नर्व फाइबर्स हैं वो ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं. तो इसमें क्या होता है, आपके जो मसल्स हैं उनको ज़्यादा फटीग नहीं होती है और आपका काम भी, आपकी फंक्शनिंग जो है, मूवमेंट है, वो भी ईजिली होती रहती है. मसल ग्रुप्स. फर्स्ट वॉज मसल टोन पे डिपेंड करता है आपका बॉडी मैकेनिक्स, आपका मसल टोन कैसा है. सेकेंड वन इज़ मसल ग्रुप. द टाइप ऑफ मसल ग्रुप इन्वॉल्व इन पॉस्चर एंड मूवमेंट ऑल्सो इन्फ्लुएंस बॉडी मैकेनिक्स. दीज मसल ग्रुप्स कैन बी 3 types. एंटागोनिस्टिक मसल वर्क टुगेदर टू ब्रिंग मूवमेंट एट द जॉइंट. एंड एंटागोनिस्टिक में क्या होता है, आपका जो मसल है वो एक साथ काम करती हैं सारी और मूवमेंट लेके आती हैं आपकी बॉडी में. सिनर्जिस्टिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर टू अकम्प्लिश द सेम मूवमेंट. और सिनर्जिस्टिक मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तब आपका जो मूवमेंट है वो आता है. एंड एंटी ग्रेविटी मसल कॉन्टीन्यूसली अपोज द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन बॉडी एंड परमिट अ पर्सन टू मेंटेन अपराइट और सिटिंग पोस्चर. जो आपका ग्रेविटी आपको अपनी तरफ खींच रहा है, फोर्स जो खींच रही है उसके अगेंस्ट काम करती है एंटी ग्रेविटी मसल्स.
उसमें क्या होता है, वो अगर आप लीन फॉरवर्ड हो रहे हैं और नीचे गिर रहे हैं तो वो आपको उससे प्रिवेंट करती है और स्ट्रेट अप और अपराइट पोजीशन में रहने के लिए परमिट करती है. पर्सनैलिटी एंड मूड ऑफ इंडिविजुअल. पोस्चर एंड मूवमेंट कैन बी रिफ्लेक्शंस ऑफ पर्सनैलिटी एंड मूड. फॉर इंस्टेंस एज इन पर्सनैलिटी और मूड जो है वो भी इंडिविजुअल के पोस्चर मेकिंग में बहुत हेल्पफुल है. अगर आप there is one example, a person who is fatigued or depressed may show minimum or least movement with dull postures. अगर एक पर्सन जो है बहुत थका हुआ है और डिप्रेशन में है, डिप्रेस है, तो उसके मूवमेंट भी उसी की तरह होंगे, उसके मूड के ऊपर डिपेंड करेंगे. वो डल पोस्चर्स, डल मूवमेंट करेगा और पोस्चर भी उसका स्ट्रेट नहीं होगा. जबकि जो हायर जिसका मूड बहुत अच्छा है और ड्रामेटिक पर्सनालिटी है तो वो बहुत ज़्यादा जेस्चर्स दे के, हैंड मूवमेंट दे के बातें करेगा. सो दिस वाज द डिफरेंस. नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ बॉडी मैकेनिक्स. सर्टेन प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग बॉडी मूवमेंट कैन सर्व एज गाइड फॉर द पेशेंट एंड द नर्स. Correct body mechanics is the necessary for our health promotion and prevention of disability. So हम इतनी देर से वही बातें कर रहे हैं कि अगर बॉडी मूवमेंट सही हो रही है और अगर हमें सही गाइडेंस मिल रही है तो हमारा अगर पॉस्चर सही है तो हमारी हेल्थ प्रमोशन होगी और हमें प्रिवेंशन भी मिलेगी डिसेबिलिटी से. तो यही बात हमारे नर्सेस पे और पेशेंट्स पे भी अप्लाई होती है. जब आप पेशेंट को केयर दे रहे हो एज अ नर्स, you have to look into your body mechanics and patient's body mechanics also. The wider the base of support, the greater the stability of nurse. Wider the base मतलब आपको बेस को मतलब जो आपके पैर हैं, जो आपके फीट हैं, उसमें इतना वो डिस्टेंस होना चाहिए कि आप वाइडर बेस दे सको और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अच्छे से काम कर सके और आप स्टेबिलिटी मेंटेन कर सको. लोअर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी द ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द नर्व्स. जितना आप मतलब पैरों को बेंड करके और वाइडर बेस दे के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लाइन में लेके आ सकते हो, उतने ही आप ज़्यादा स्टेबल होगे. द इक्विलिब्रियम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ मेंटेन्ड एज लॉन्ग एज द लाइन ऑफ ग्रेविटी passes थ्रू इट्स बेस ऑफ सपोर्ट. दिस इज़ ऑल्सो सेम थिंग. तब तक आपका इक्विलिब्रियम बना रहेगा जब तक आपका जो बेस है वो सही है और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो भी सही कंडीशन में है, वाइडर है. The stronger the muscle group, the greater amount of work that can be safely done by it. जितना stronger muscle group होगा, जो मतलब आपके हर movement में help कर रहे हैं आपके muscles, the greater amount of work that can be safely done by it. उतना ही ज़्यादा आप अच्छे से काम कर पाओगे बिना muscles को थकाए, अपने muscles की energy lose के. Facing the direction of movement prevents abnormal twisting of spine. और जिस डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो उसी डायरेक्शन में आपको फेस रखना चाहिए, अपनी बॉडी को फेस रखना चाहिए पूरा, ताकि आपका ट्विस्टिंग की वजह से जो है आपका एबनॉर्मल ट्विस्टिंग ना हो पाए. आप जब मुड़ रहे हो तो एबनॉर्मली आप ट्विस्ट ना करो और आपकी इंजरी ना हो, ना स्पाइन में या फिर कोई भी बॉडी पार्ट में. Dividing balance activity between arms, legs reduce the risk of back injury while lifting or moving an object. आप डिवाइड कर सकते हो बैलेंस बिटवीन आर्म्स एंड लेग्स ताकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कम हैवी लगे और आप इजीली लिफ्ट अप कर सकें और आपके इंजरी के चांसेस जो हैं वो भी रिड्यूस हो जाएंगे. लीवरेज रोलिंग, टर्निंग एंड और पाइवटिंग रिक्वायर्स लेस वर्क देन लिफ्टिंग. सो जब भी आप कोई भी चीज़ को रोल अप करते हो या फिर घसीट के लेके जाते हो, उसको धक्का देते हो, पुश और पुल करते हो, वो ज़्यादा इजी होता है और लेस वर्क चाहिए होता है उसमें बजाय कि लिफ्टिंग के. लिफ्टिंग में यू हैव टू यूज़ मोर पावर एंड मोर strength to lift up that object, and you may also have injury at that time. So
just prefer rolling or pushing or pulling the object. When friction is used between the object to be moved then the surface on which it is moved, less force is required to move it. जब हम फ्रिक्शन यूज़ करते हैं, जब घसीट के लेके जाते हैं, तब उस ऑब्जेक्ट को जब हम रोल अप कर रहे हैं या फिर पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तो कम एनर्जी यूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू लिफ्टिंग अप. रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ वर्क रिड्यूसेस ऑफ इंजरी. जितना आप फोर्स रिड्यूस करोगे उतनी ज़्यादा आपको इंजरी होने के कम चांसेस हैं. मेंटेनिंग गुड बॉडी मैकेनिक्स रिड्यूस फटीग ऑफ द मसल्स ग्रुप्स. जो आपकी मसल्स काम कर रही हैं आपको हेल्प करने के लिए, लिफ्ट अप करने के लिए कोई भी चीज़, जितना आप गुड बॉडी मैकेनिक्स रखोगे उतना ही ज़्यादा आपका जो फटीग मसल ग्रुप जो है उतना ही कम फटीग होगा. ऑल्टरनेटिव पीरियड्स ऑफ रेस्ट एंड एक्टिविटी हेल्प रिड्यूस फटीग. जब आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो जस्ट गिव योरसेल्फ सम रेस्ट, क्योंकि रेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप काम कर रहे हो उसके बीच बीच में, ताकि आपको ज़्यादा एक्सर्शन ना हो और फटीग ना हो. प्रोसीजर्स ऑफ मूविंग एंड लिफ्टिंग एंड पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट्स. यू कैन सी है कैसे कैसे मूव कर रहे हैं पेशेंट को. जब नर्स मूव कर रहा है तो उसके जो नीज़ हैं वो बेंड हैं और पेशेंट का भी बॉडी मैकेनिक्स इधर फॉलो अप हो रहा है. उसके नेक को सपोर्ट किया जा रहा है, उसके बैक को सपोर्ट किया जा रहा है, ताकि पेशेंट को भी एक अलाइनमेंट में पोजीशन दी जाए, इंजरी ना हो. और जब पेशेंट को शिफ्ट कर रहे हैं तो बेंड पूरे नीज़ है ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और बेस जो है वो वाइडर है, अच्छे से मेंटेन हो. जनरल इंस्ट्रक्शंस इन मूविंग एंड लिफ्टिंग पेशेंट्स. दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज जब आप पेशेंट को मूव करते हो तो ये सब चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है ताकि आप अपने आप को भी इंजरी से प्रिवेंट कर सको और पेशेंट्स को भी. मेंटेनिंग गुड एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी. जिस एनाटॉमिकल पोजीशन मेंटेन करनी है, यूज़ लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मसल एक्सट्रीमिटीज़ टू प्रोवाइड एनर्जी नीडेड इन द स्ट्रेनस एक्टिविटीज़. Okay, keep the objected the patient close to the body to prevent unnecessary strain on the muscles, as this brings the center of gravity of the object or patient close to the center of the gravity of the body. तो जब भी आप किसी पेशेंट को मूव कर रहे हैं तो उसको अपने पास लेके आके मूव कराना है ताकि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मैच कर सके और आपको ज़्यादा फोर्स ना लगानी पड़े. जितना दूर ज़्यादा ऑब्जेक्ट होगा उतने ज़्यादा आपको फोर्स लगानी पड़ेगी. प्लेस द फीट अपार्ट टू प्रोवाइड अ वाइड बेस ऑफ सपोर्ट. दिस फैसिलिटेट्स बेटर बॉडी बैलेंसेस. मैं जो आपको बता रही हूँ इतनी देर से कि आपको अपने फीट्स को इतना अपार्ट रखना है, इतना दूर रखना है कि आपका वाइड बेस हो ताकि आप मूवमेंट और बैलेंस जो है अच्छे से कर सकें. फ्लेक्स नीज टू कम क्लोज़र टू द ऑब्जेक्ट और पेशेंट. जब भी आप मूवमेंट करवा रहे हो अपने नीज़ को फ्लेक्स करो, मतलब मोड़ो, नीज़ को मोड़ो. कीप वर्क क्लोज टू द बॉडी. जो भी चीज़ कर रहे हो, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप मूवमेंट दे रहे हो उसको अपनी बॉडी से क्लोज रखो ताकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैच हो सके. मेंटेन द 4 बॉडी कर्व्स of human body and work with their proper alignment. तो आपको प्रॉपर अलाइनमेंट मेंटेन करके रखना है जब भी आप मूवमेंट करवा रहे हो. साइड रोल्स, पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट rather than lift in order to reduce the energy needed to lift the weight against pull of gravity. So आपको ये हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार ये पॉइंट्स कि साइड रोल और पुश कराना है rather than lifting of the patient. Keep the body above the object and use the weight of the body to pull or push the object. Avoid disturbances, interruptions in path of the movement of patient.
सो पेशेंट को बिल्कुल स्मूथ एनवायरनमेंट देना है, डिस्टर्बेंसेस नहीं होनी चाहिए या कोई इंटरप्शन नहीं होनी चाहिए मूवमेंट में. अगर जर्की मूवमेंट हो रही है तो पेशेंट को इंजर कर सकता है और आपको भी इंजर कर सकता है. मूव अब ओबीस पेशेंट्स बाय स्लाइडिंग देम रेदर देन लिफ्टिंग देम. ओबीस पेशेंट्स जो होते हैं बहुत हैवी होते हैं वेट में, तो उनको लिफ्ट अप करने की बजाय आप उनको स्लाइड कर सकते हो, पुश और पुल कर सकते, स्लाइड करके घसीट के, मतलब थोड़ा खिसका के उनको मूवमेंट दे सकते हो बजाय कि उठाने के, क्योंकि आप इतने भारी पेशेंट्स को नहीं उठा सकते. इट कैन ऑल्सो कॉज इंजरी टू योर सेल्फ. सीक असिस्टेंस व्हेन लिफ्टिंग और मूविंग हैवी पेशेंट्स. और जब भी आप किसी पेशेंट को मूव कर रहे हो या फिर किसी हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कर रहे हो, हमेशा एक असिस्टेंट लो, एक साथ में एक पार्टनर लो, उसके साथ मूवमेंट करो. द हाइट ऑफ द बेड शुड बी एडजस्टेड टू अ हाइट that allows the nurse to keep her back erect as possible while moving the patient in the bed. This reduces the injury to the lower back. तो जब भी आप पेशेंट को मूवमेंट करा रहे हो तो उसका बेड का लेवल देखना है आपको. बेड इतना ऊपर या इतना नीचे नहीं होना चाहिए कि जो उठा रहा है बंदा, जो उठाने वाला है नर्स, वो उसका बॉडी पोस्चर जो है वो अलाइनमेंट में ना रहे. बैक मुड़नी नहीं चाहिए, इतना ऊपर और नीचे से डिस्टेंस होना चाहिए. द पेशेंट इज़ मूव टू द एज ऑफ द बेड बिफोर ही इज़ लिफ्टेड फ्रॉम द बेड. दिस हेल्प्स द नर्स टू कीप हर ट्रंक मोर इरेक्ट. तो अपनी बैक को सीधा रखने के लिए पहले पेशेंट को अप एज की तरफ लेके आओगे ताकि हम इजीली लिफ्ट अप कर सकें. When moving the patient by more than one nurse, each nurse assumes the responsibility for supporting one of the patient's body sections. The areas to be supported include head, shoulders, chest, hips, thighs and ankles. तो अगर आप 2-3 जने हैं, दो और 2 or more nurses are there, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल एक कुछ पार्ट्स को आप डिवाइड करके पेशेंट के बॉडी पार्ट्स को सपोर्ट देकर आप मूव कर सकते हैं. इन ऑर्डर टू कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ द नर्सेज टू मेंटेन द पेशेंट्स बॉडी इन करेक्ट अलाइनमेंट, द नर्स गिव्स द सिग्नल बाय काउंटिंग 1, 2, 3 एक्सेट्रा विद ईच एक्टिविटी ऑफ द प्रोसीजर. सो जब भी आप प्रोसीजर कर रहे हो यू हैव टू काउंट ताकि आप एक साथ काम करें. अनलेस कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, एनकरेज द पेशेंट टू यूज़ his abilities as much as possible. जब भी आप मूवमेंट करा रहे हो तो पेशेंट को भी बोलना है कि अपनी एबिलिटी यूज़ करें और अपना मूवमेंट भी दे, थोड़ा पूरा फ्री नहीं छोड़ना अपनी बॉडी को. ऑब्जर्व द पेशेंट फॉर सिम्टम्स ऑफ ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, एग्जाम्पल फेंटिंग, डिजीनेस, स्वेटिंग एक्सेट्रा. Do not support the patient under his armpits since injury to major nerves and body vessels may occur. जब भी आप सपोर्ट दे रहे हो उसके आर्मपिट्स वाले और सेंसिटिव एरियाज़ को आपको ज़्यादा पुश और पुल नहीं करना है. Always look the wheels of the bed stretcher or wheelchair while transferring the patient so as to increase the maximum static friction between the wheels and floor. तो जब भी आप पेशेंट को मूव करा रहे हो तो देखना है कि आपके व्हील्स जो है व्हील चेयर के बेड के लॉक होने चाहिए ताकि जब आप मूवमेंट करा रहे हो तो वो स्लाइड ना हो. एंड इट कैन ऑल्सो कॉज इंजरी अगर वो फ्री मूव कर रहे हैं तो. ना स्टेप्स ऑफ मूविंग patient to one side of the bed. Steps are: stand facing the patient at the side of the bed in which he is to be moved. Stand with a wide base, support with knees and hips, flex to bring your arms to the level of the bed. Wide base provides stable base, flex knees bring the nurse's arm to bed level. Place them in a position to lift with strong leg muscles. This was the rationale for the step कि जब भी आप पेशेंट को मूव करा रहे हैं तो अपनी नीज़ जो है फ्लेक्स रखनी है, स्टेबल बेस देना है, वाइड बेस देना है ताकि आप इजीली मूवमेंट करा सकें. प्लेस द आर्म ऑफ द पेशेंट ऑन हिज और हर चेस्ट. दिस विल हेल्प टू प्रिवेंट द इंजरी, विल नॉट बी हिंडर मूवमेंट.
तो उसके हाथ पैर जो हैं आप उसकी चेस्ट पे रखवा सकते हो ताकि जो उसके हाथ पैर है वो मूवमेंट ना करें और इंजरी से प्रिवेंट कर सकें. Place one arm under the shoulders and neck of the patient and other under the patient's back. It will help to move the patient body in unison. तो जब भी आप मूव करवा रहे हो तो सारे बॉडी पार्ट्स को अलाइनमेंट में लेके कराओगे और मतलब सपोर्ट करके दोगे ताकि सारे एक साथ मूव करें और एक यूनिफॉर्मिटी में रहें. Shift own body weight from your front foot to your back foot as you knock backward, bringing the patient towards you to the side of the bed. It will avoid strain on the patient as well as the nurse's muscle. क्योंकि आप जो आपका खुद का बॉडी वेट है वो आप अपने बैक फुट पे डालोगे और पेशेंट का जो वेट है वो आप अपने फ्रंट फुट पे ले रहे हो, तो आपको मेंटेन करना है ये बैलेंस. मूव द मिडल पार्ट ऑफ द पेशेंट इन द सेम मैनर बाय प्लेसिंग वन आर्म अंडर हिज बैक एंड वन आर्म अंडर हिज थाइज. तो आप उसके बॉडी पार्ट्स बाय पार्ट्स आप मूव कराओगे ताकि उसका जो बॉडी है वो यूनिफॉर्मिटी में रहे, उसकी बॉडी में स्ट्रेच ना आए. द मूव द फीट एंड द लोअर लेग्स विथ सेम मोशन. आपको फीट और लोअर लेग्स को सेम मोशन में ही मूव कराना है. अवॉइड एनी मस्कुलोस्केलेटल इंजरी टू द पेशेंट एंड द नर्स. दिस इज़ द picture showing how to move the patient, moving patient from one side to of the bed. ठीक है, आप देख सकते हैं कि पेशेंट वाइडर बेस दे रखा है और बेंड कर रखी है नीज और नर्स जो है सपोर्ट कर रही है डिफरेंट बॉडी पार्ट को. स्टेप्स ऑफ मूविंग पेशेंट इन बेड. अब जब आप पेशेंट को बेड में मूव करा रहे हो तो क्या करना है. स्टैंड एट द साइड ऑफ द पेशेंट बेड एंड फेस फुट एंड ऑफ द बेड. स्टैंड विद ब्रॉड stance placing on the foot behind the other. Same reason, wide base will provide stable base. Flex your knees to bring your arms and bed level. Put your arms under the patient. Here the things are also same. It will provide unison movement. Place one arm under the patient head and shoulders and one arm under his back. Support body. Move forward and shift your weight from forward foot to backward. Slide the patient diagonally across the bed towards the head and side of the bed. Bring the patient close to the body. Prevents unnecessary strain on his or nurse's muscles. जब आप मूव करवा रहे हो पेशेंट को बेड में तो आप उसको एक साइड पे लेके जा रहे हो और अपनी जितना हो सके अपने क्लोज वाली साइड पे लेके आओगे ताकि मूवमेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. Move the trunk and legs of the patient as same manner. Go to the other side of the bed and repeat the above steps till the patient is positioned satisfactorily. और आप दूसरी साइड जाके पेशेंट की पोजीशन अरेंज करोगे ताकि पेशेंट जो सही अलाइनमेंट में आ जाए. Steps of transferring a helpless patient from बेड टू स्ट्रेचर. जब बेड टू स्ट्रेचर मूव कर रहे हो तब क्या करना है आपको. पोजिशन द स्ट्रेचर एट राइट एंगल अप टू द हेड और फुट एंड ऑफ द बेड. ये क्या करेगा, आपको स्पेस देगा मूव करने के लिए और शॉर्ट कर देगा डिस्टेंस फ्रॉम द पेशेंट. कॉल हेल्पलेस टू पोजिशन देम एट द बेड साइड अलॉन्ग द सेम साइड ऑफ द बेड. आप हेल्प के लिए भी कॉल कर सकते हो अगर पेशेंट जो है वो हेल्पलेस है और आपको नीड है हेल्प की. मूव द पेशेंट टू द एज ऑफ द बेड. एज की तरफ लेके जाओगे ताकि आपको बैक इंजरी ना हो और इजीली मूवमेंट हो सके. पोजीशन योर सेल्फ एट हेड, शोल्डर एंड चेस्ट, हिप्स एंड थाइस and ankles and level of the patients. So आप इन areas को support करोगे. If you want 3 or 4 nurses at that time you can ask for help.
देन यू विल काउंट, ताकि आपका जो बॉडी यूनिफॉर्मिटी है वो मेंटेन रहे, यूनिसन में आप पेशेंट को लेके जाओ. At count to 1, the nurse slides the arms under the patient to support his body sections. At 2, the nurse stands with back erect, holding the patient as near as possible. At count 3, the nurse take one step backward and pivot on their heels towards the stretcher. फर्स्ट स्टेप में पेशेंट को स्लाइड किया. सेकेंड स्टेप 2 में द नर्स स्टैंड विद बैक इरेक्ट एंड होल्डिंग द पेशेंट नियर ऑफ द बॉडी एज, और पेशेंट को जितना नियर हो सके उतना रखा. काउंट 3 में क्या किया, पेशेंट को बैलेंस मेंटेन करने के लिए स्टेप बैकवर्ड लिया. At count 4, the nurse moved to the side of the stretcher and stand with a wide base and flexed knees, ready to lower the patient into the stretcher. At count 5, the nurse lowered the patient to the stretcher and in a back lying position. आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 nurses are there and supporting different parts of the body. Steps assisting and sit on the side of the bed. The nurse stands at the side of the bed at the level of the patient's waist. Help the patient to turn the right side of the bed. The right hand is kept along the side of the head of the face. The left head is brought over the chest and the left leg flexed. क्या करोगे आप, हेल्प करोगे पेशेंट को राइट साइड में बेड के जाने के. देन राइट हैंड जो है आप उसका हेड पे रखोगे और जो लेफ़्ट हैंड है वो उसकी चेस्ट पे रखोगे और लेफ़्ट लेग को फ्लेक्स कर दोगे. You can ask the patient to slide his heels off the edge of the mattress. At the same time, raise his head and trunk by pushing the mattress with the first of the left hand and grasping the edge of the mattress with the hand. Then roll upwards on elbow till reaches the sitting position. आपने इसमें क्या करना है, पेशेंट को बोलना है कि अपने लेफ़्ट हैंड से सपोर्ट दे और थोड़ा रोल अप करके खड़े होने की कोशिश करे. In sitting position, ask the patient to keep both arms extended backwards with palms supporting on the mattress. Tell the patient to place both feet flat on the floor. और पेशेंट को डैंगल करने के लिए बोलोगे, उसको बैठने के लिए बोलोगे थोड़ी देर के लिए और डैंगल पोजीशन में उसकी लेग्स को रखोगे ताकि पेशेंट जो है डिज़नेस वगैरह से प्रिवेंट कर सके, हाइपोटेंशन वगैरह ना हो, फेंटिंग इफ़ेक्ट ना आए. कैन सी है कैसे पेशेंट हेल्प हो रहा है. स्टेप्स ऑफ असिस्टिंग अ पेशेंट फ्रॉम बेड टू चेयर और व्हील चेयर. और चेयर और व्हील चेयर पे कैसे रखेंगे, तो जब भी आप मूवमेंट करवा रहे हो तो पेशेंट को व्हील चेयर शुड बी लॉक्ड और व्हील चेयर को कोई पकड़ के खड़ा हो, तभी आप पेशेंट को शिफ्ट करेंगे. देन जैसे बैठने वाली पोजीशन में था पेशेंट, वैसे पेशेंट को बिठाएंगे थोड़ी देर. देन हेल्प द पेशेंट, then stand in front of the patient and facing him. Slide the patient's buttock close to the edge of the bed by shifting the weight alternatively from left to right buttock till his feet are placed on the floor. जैसे हमने पेशेंट को बिठाया सिटिंग पोजीशन में, हम जब हमने एम्बुलेट किया था वैसे ही सेम आपको इधर करना है. और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करोगे कि थोड़ा डैंगल करने के बाद ही उसको स्टैंड अप होना है. Simultaneously learning forward pushing with the foot placed at the back, and as he straightens his leg, balance the patient on the armchair और जो भी आपका व्हील चेयर है. Then you will instruct the patient that he or she will touch the seat and grasp the other arm of the chair with his
और हर राइट हैंड जो भी है उसके आर्म्स हैं चेयर के, उसको पकड़ के बैठे। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू लीन फॉरवर्ड एंड लोअर हिज और हर बटक स्लोली टू द सीट बाय बेंडिंग नीज एंड एल्बोज। थोड़ा लीन आगे होके बैठने के लिए बोलोगे और उसकी नीज़ को बेंड करने के लिए बोलोगे। देन चेक फॉर एनी डिस्कम्फर्ट एंड कवर पेशेंट्स एरिया। अगर आप शीट वगैरह दे सकते हो तो पेशेंट के लेग्स वगैरह आप कवर कर दोगे जब आप लेके जा रहे हो। यहाँ पे उसको फुट स्टूल दिया गया प्लेस करने के लिए। After care of the patient, ensure correct body alignment and comfort to the patient. Replace pillows and other comfort devices as needed. Raise the side rails if necessary for the safety of the patient. Body alignment check करोगे patient का, pillow replace करोगे, then side rails वगैरह जो है वो चेक करोगे सही से लगी हैं कि नहीं लगी हैं। डिस्कम्फर्ट के लिए चेक करोगे, वाइटल साइंस चेक करोगे, हाइपोटेंशन तो नहीं हो रहा है और पोस्टरल चेंजेस की वजह से। रिमेनिंग विद द पेशेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ पोजीशन टू प्रिवेंट हिज और हर फॉलिंग। और पेशेंट के साथ रहोगे ताकि पेशेंट फॉल ना करे। रिटर्न टू सुपाइन पोजीशन इन केस ऑफ एनी डिस्कम्फर्ट। रिकॉर्ड द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। ड्यूरेशन ऑफ द एज्यूम पोजीशन टू द पेशेंट, कितनी ड्यूरेशन के लिए वो पोजीशन दी है, अमाउंट ऑफ असिस्टेंस कितनी लगी है, वाइटल साइंस कैसे थे पेशेंट के, रिएक्शन कैसा था पेशेंट का एक्टिविटी की तरफ, ऑब्जर्वेशन में क्या तुमने ऑब्जर्व किया, रिकमेंडेशंस फॉर प्रोग्रेसिव एक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, कितना पेशेंट इंडिपेंडेंट हो सकता है और कितनी एक्टिविटी कर सकता है उसके लिए भी रिकमेंडेशंस दे सकते हो। इंश्योर दैट द पेशेंट इज़ कंफर्टेबल एंड सेफ। ना कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इम्प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मस्कुलर स्केलेटल इंजरीज आ सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इमोबिलिटी जैसे कि प्रेशर सोर्स हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चर्स आ सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। मसल फटीग आ सकता है। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन हो सकता है। हाइपोटेंशन ब्रोंकोनिमोनिया भी हो सकता है क्योंकि पेशेंट बहुत टाइम तक प्रोलॉन्ग बेड रिडन है। डिक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट होने के चांसेस हैं। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन ऑफ this body mechanics PPT? The nurse incorporate knowledge of the physiological factors of movement and principle of transfer and position their clients safely. तो आपको अपने पेशेंट की सारी मूवमेंट और जितने भी आप ट्रांसफ़र करा रहे हो उसकी सारी नॉलेज होनी चाहिए और कैसे आप पेशेंट को सेफली पोजीशन दे सकते हो। यू हैव टू लुक इनटू दैट। करेक्ट बॉडी मैकेनिक्स प्रोटेक्ट द नर्स एंड द पेशेंट, ये दोनों को प्रोटेक्ट करेगी, दोनों के बॉडी इंजरीज़ को। क्लाइंट फ्रॉम मस्कुलर स्केलेटल इंजरीज एंड ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग मसल फटीग। Maintaining good body mechanics by observing the principles and general rules will certainly help to impart a feeling of well-being of the patient and a sense of physical fitness and beauty for the nurse. So this is very important for you and your patient also. तो जब भी आप कोई भी मूवमेंट करा रहे हो, कहीं पे भी पेशेंट को भेज रहे हो, एम्बुलेट करा रहे हो, you have to keep some points in your mind. Thank you.